हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द गैवल कैप्सूल। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लॉ के फाउंडेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप चाहे जिस भी फील्ड में जाएं, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी 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 आस्क्ड एंड रिक्वायर्ड टॉपिक। सो आज पहला लेक्चर है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके एसेंशियल्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 10 के बारे में सबसे ज़्यादा बात करेंगे, विच इज़ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक एग्ज़ाम में भी आता है और रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या होता है, पार्टीज़ कब कॉम्पिटेंट होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होता है, और कौन कौन सी एग्रीमेंट्स लॉ के हिसाब से वॉइड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। यानी कि अगर कोई अग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो सकता है, कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 2H ये कहता है कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ सेक्शन 2H में दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2E ये बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। यानी कि जब एक ऑफ़र होता है और उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुकान पे जाते हो, 10 रुपीज़ देते हो और चिप्स का पैकेट लेते हो। तो शॉपकीपर ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है और आपने पेमेंट दिया है, तो ये एक सिंपल अग्रीमेंट हुई। सेक्शन 10 बताता है कि कौन कौन सी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर कि सेक्शन 10 टेल्स अस व्हिच एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, विच इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 6 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देर आर 6 मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें एक ऑफ़र होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और डिक्लेयर्ड वॉइड। प्लस एडिशनल इसमें एक और बात है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इन सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, सो नो नीड टू पैनिक। अब हम आते हैं सबसे पहले एसेंशियल पे, जो कि है एग्रीमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है, ऑफर या प्रपोजल, सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो कुछ करने के लिए रेडी है या फिर वो कुछ करने के लिए नहीं भी रेडी है, तो विद द इंटेंशन कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, तो इससे ऑफर या प्रपोजल बोलते हैं, विच इज़ विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड स्टेप, विच इज़ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2B। एक्सेप्टेंस का मतलब है जब दूसरा पर्सन ऑफर को हाँ बोल देता है, तो एक्सेप्टेंस से ऑफर बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, विच इज़ रिटन हियर व्हेन द अदर पार्टी एग्रीज टू द ऑफर, दैट्स एक्सेप्टेंस। सिंपल में अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ अगर तुम हाँ बोल दो, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि आप अगर दुकान वाले को बोलते हो कि आपको 10 रुपए के चिप्स चाहिए, तो आप उसे ऑफर कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ एन ऑफर। और अगर शॉपकीपर चिप्स आपको दे देता है, पकड़ा देता है, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाता है भाई। उसके बाद ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो लॉ के अकॉर्डिंग जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो ऑफर प्रॉमिस बन जाता है, और जिसने ऑफर किया है वो प्रॉमिसर बन जाता है, जिसने एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसी बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप हो ये, ठीक है, आपने 10 रुपए के चिप्स मांगे हैं शॉपकीपर से, और ये आपका शॉपकीपर है, शॉपकीपर दुकान में है। ठीक है,
तो आप बन गए प्रॉमिसर और ये बन गया प्रॉमिसी। ठीक है, मतलब आप प्रॉमिस करते हो कि ₹10, इसको ₹10 दोगे, और शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो आपको चिप्स दे देगा। ठीक है, तो अब अग्रीमेंट क्या होता है? अगर ये प्रॉमिस है तो अग्रीमेंट क्या होता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि प्रॉमिस, और यही चीज़ इसमें लिखी है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। मतलब कि जब प्रॉमिस का एक्सचेंज में काउंटर प्रॉमिस होता है और दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं, तब एग्रीमेंट बनता है। दैट इज़ आपका प्रॉमिस कि मैं 10 रुपये दूंगी, और शॉपकीपर का काउंटर प्रॉमिस कि मैं चिप्स दे दूंगा, तो दोनों प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन गए, तो तब ये पूरी चीज़ अग्रीमेंट बन गई। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सेकेंड एसेंशियल क्या है, विच इज़ फ्री कंसेंट। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज एक ही बात पर अग्री कर जाते हैं। ठीक है, कंसेंट इज़ नॉट फ्री इफ़ कॉज्ड बाय, नहीं तो हर केस में कंसेंट फ्री होता है, अगर ये केसेस आ जाते हैं तो इसमें कंसेंट फ्री नहीं होता है। पहला इज़ कोर्शन। किसका मतलब क्या होता है कि जब कोई धमकी, फोर्स या गन पॉइंट का प्रेशर रखे और आपने तब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यही चीज़ इसमें लिखी है, थ्रेट, फोर्स, एग्जाम्पल, गन पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका आके, कोई चोर होता है, कोई बोलता है और आके बोलता है कि इस पे साइन कर नहीं तो मार दूंगा, तो इसमें कंसेंट तो फ्री नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सेकेंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब कोई स्ट्रॉन्गर पोजिशन में पर्सन जो है वो वीकर को डोमिनेट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपका बॉस है, वो आपको कह देता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो नहीं तो तुम्हारी जॉब खत्म, तो ये कंसेंट फ्री नहीं हुआ, इसीलिए वही चीज़ लिखा है, डोमिनेटिंग विल, एग्जाम्पल बॉस एम्प्लॉय। ठीक है, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या दिया है, इंटेंशनल डिसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जानबूझकर झूठ बोला जाए। ठीक है, अगर आप जानबूझकर झूठ बोलोगे तो उसे हम फ्रॉड बोलेंगे, कि आपको पता है ये गलत है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, तो इसको हम फ्रॉड बोलते हैं। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन। इसका मतलब क्या है कि गलत बात कहो लेकिन इंटेंशन झूठ का ना हो। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज मिस्टेक, विच इज़ कॉमन मिस्टेक्स मेक द कॉन्ट्रैक्ट void। मतलब दोनों लोग फैक्ट को गलत समझ लेते हैं, अगर कंसेंट फ्री ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन वर्सेस मिस्टेक। सो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है सबके बीच में। स्टूडेंट्स को ये तीनों वर्ड सेम लगते हैं, बट लॉ में ये कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इंटेंशन टू डिसीव इज प्रेजेंट। मतलब फ्रॉड तब होता है जब पार्टी का क्लियर इंटेंशन होता है कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाना है, मतलब उसे क्लियरली धोखा देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आपको कोई एक गाड़ी बेच रहा है। ठीक है, और उसका वो, उसमें जो उसकी माइलेज है उसको वो पहले, मतलब उसकी एक्चुअल उसकी जो गाड़ी चल रखी है वो मान लो कि 12,000 किलोमीटर चल रखी है, लेकिन उसका वो ओडोमीटर में छेड़छाड़ करता है और उसको बना देता है 6,000 किलोमीटर्स। तो ये क्या हुआ, इससे प्राइस, गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, तो इस वजह से वो फ्रॉड में आ गया कि उसने आपके साथ फ्रॉड करके आपको गाड़ी बेची है, ज़्यादा पैसे मांगे। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज कि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है फ्रॉड करने का, विच इज़ मिस इन रिप्रेजेंटेशन में पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन देता है बट वो इंटेंशनली नहीं होती है। ठीक है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है उस चीज़ की, और वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो सही बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, वो गाड़ी बेच रहा है कि इसकी माइलेज 12 किलोमीटर पर आ रहा है, 12 किलोमीटर पर लीटर है, बट उसको लगा कि वो सही है, बट एक्चुअल में वो 8 किलोमीटर पर लीटर की दे रही है माइलेज। तो सेलर ने झूठ नहीं बोला, बस उसने गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। वही चीज़ लिखी है, नो इंटेंशन टू डिसीव, स्टेटमेंट मेड इज इनोसेंटली। लास्ट है मिस्टेक,
नो इंटेंशन बाय ईदर ऑफ द पार्टी बोथ एक्ट अंडर रॉन्ग बिलीफ, मतलब मिस्टेक में दोनों पार्टी गलत बिलीफ में होते हैं, दोनों को लगता है कि फैक्ट सही है बट एक्चुअल में वो गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बायर और सेलर सोचते हैं कि जो हॉर्स सेल हो रहा है वो अलाइव है, लेकिन हॉर्स तो 2 दिन पहले ही मर चुका था, लेकिन बायर और सेलर को दोनों को ये बात नहीं पता थी क्योंकि हॉर्स अपने शेड में था। तो ये एक मिस्टेक हुई, ये कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेटमेंट के बेसिस पे। सो इसमें फ्रॉड में लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट मेड नोइंगली विदाउट बिलीफ इन ट्रूथ। तो फ्रॉड में झूठ जानबूझकर बोला जाता है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन में लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट मेड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में झूठ इसीलिए हुआ क्योंकि पर्सन खुद ही कंफ्यूज था। और मिस्टेक में है इनकरेक्ट एजम्पशंस और बिलीफ बाय बोथ बाईलैटरल और वन पार्टी यूनिलैटरल, मतलब मिस्टेक में स्टेटमेंट होती है बस दोनों गलत एजम्पशन पे काम कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट, उसमें जो स्टेटमेंट होती है मिस्टेक में वो है, इट इज़ देयर कि हाँ, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नोइंगली अननोइंगली नहीं, वो गलती से वो अज्यूम करके बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, मतलब फ्रॉड होने पर कॉन्ट्रैक्ट विक्टिम के ऑप्शन पर है कि वो वॉइडेबल होगा नहीं होगा, मतलब विक्टिम डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट चलाना है या कैंसिल करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड स्टेट्स कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन में भी विक्टिम कैंसिल कर सकता है बट यूजुअली कॉम्पनसेशन नहीं मिलता क्योंकि इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। और मिस्टेक में बायलैटरल मिस्टेक वॉइड होती है, मतलब अगर बायलैटरल मिस्टेक दोनों की गलती पर हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मतलब स्टार्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट लीगली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। वही चीज़ लिखी है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक्स आर यूजुअली नॉट वॉइड। अब इसकी रेमेडी क्या है? फ्रॉड में कैंसिल और कंपनसेशन मिल जाता है, बेसिकली दैट इज रिसेशन प्लस डैमेजेस। फ्रॉड का विक्टिम नॉट ओनली कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है बल्कि डैमेजेस और कंपनसेशन भी ले सकता है क्योंकि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर उसका इंटेंट था सामने वाले को धोखा देना। और जहाँ तक मिस रिप्रेजेंटेशन की बात है कि यहाँ विक्टिम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है क्योंकि गलती से बात गलत बोल दी गई है। ठीक है, और मिस्टेक में है कि मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और तो कोई भी पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि कोई गलती से झूठ नहीं बोलता, जानबूझकर झूठ बोलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि फ्रॉड में सेलिंग अ कार विद टैम्पर्ड ओडोमीटर नोइंग इट्स फॉल्स, ये तो हमने पढ़ लिया था ऊपर ही। मिस रिप्रेजेंटेशन में सेलर गिव्स इनकरेक्ट माइलेज बिलीविंग इट्स करेक्ट, ये भी मैंने बताया था। और ये हॉर्स वाला एग्जांपल मिस्टेक में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है एसेंशियल 3 विच इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जब दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, और ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कोई पर्सन कॉम्पिटेंट तब होता है जब वो मेजर हो, मतलब जो पर्सन है वो 18 साल का होना चाहिए या 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और अगर गार्जियन अपॉइंट है तो वो एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए, ही शुड बी 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 21 ईयर्स फॉर हम गार्जियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और माइनर किसको बोलते हैं? जो 18 से कम होता है उसी को माइनर बोलते हैं, और उसी के साथ हमें गार्जियन चाहिए होता है 21 साल का। सेकेंड इज़ कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि समझ सके कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अपने बेनिफिट लॉस को जज कर सके, जो अग्री कर रहा है वो रीज़न कर सकता हो कि हाँ मैं इसीलिए अग्री कर रहा हूँ। अनसाउंडेड माइंड पर्सन किसे बोलेंगे हम? जो मेंटली इल है, ड्रंक है, ड्रग्स के साथ है, मतलब हाई ऑन ड्रग्स है, तो इनके साथ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। लॉ के थ्रू क्वालिफाइड ना हो तो कुछ लोग लॉ की वजह से डिसक्वालीफाई होते हैं, जैसे फॉरेन एम्बेसडर्स, इंसॉल्वेंट पर्सन, एनिमी अलायंस, कन्विक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी लूज कर देते हैं टेम्पोरली या परमानेंटली सिचुएशन के हिसाब से। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम एक केस के बारे में इसमें
पढ़ेंगे विच इज़ मनोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। सो बेसिकली ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ का लैंडमार्क केस है। ये केस माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल का फाइनल जजमेंट है। ठीक है, फैक्ट्स क्या थे इस केस के? जो धर्मोदास घोष था वो एक माइनर था। ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टेज कर दी मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त को। मॉर्टेज डीड साइन हो गई, लेकिन जब साइन हुई तब दामोदरदास माइनर था। उसकी मदर ने मनी लेंडर को पहले ही नोटिस दे दिया कि मेरा बेटा माइनर है, बट बाद में दामोदरदास ने बोला मैं माइनर था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो कोर्ट का सवाल क्या था कि क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, क्या माइनर को पैसे वापस करना होगा? तो कोर्ट ने ये बोला माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, यानी शुरू से ही वो वॉइड था, तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। माइनर पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, माइनर को पैसा वापस करने की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, और माइनर को प्रोटेक्शन मिलती है कि लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको फॉर योर एग्जाम्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एसेंशियल 4 पे विच इज़ कंसिडरेशन। तो सेक्शन 2D कहता है कि कंसिडरेशन का मतलब है कि हर पार्टी कुछ करती है, कुछ देती है या फिर कुछ करने से रुकती है। So that is what is written. Each party must make a promise, perform an act, or forbear or refrain from doing something. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कुछ पाने के बदले कुछ देना, इसको क्विड प्रो क्वो भी बोलते हैं। ठीक है, सो कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों हो सकते हैं। दैट इज व्हाट इज रिटन, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, इट कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, क्विड प्रो क्वो। ठीक है, सेक्शन 25 में क्या दिया हुआ है कि कब कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड होता है। ठीक है, बेसिकली एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 2D। तो इसमें नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने सेक्शन 2D में पढ़ा। बट सेक्शन 25 कहता है कि 3 सिचुएशंस में कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसमें पहला आता है एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटन एंड रजिस्टर्ड। इसका क्या है कि पार्टीज के बीच क्लोज रिलेशनशिप हो, जैसे फैमिली, स्पाउस एक्सेट्रा, एग्रीमेंट लिखित में हो विच इज़ इन रिटन और रजिस्टर्ड हो, तब बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल, एक फादर होता है, वो बोलता है कि प्रॉमिस करता है अपनी डॉटर को कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ठीक है, और ये चीज़ वो रिटन और साइन डीड में दे रखा है, उसने साइन भी कर रखा है और लिख भी चुका है, तो वो चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। मतलब कि अगर किसी ने बोला कि वॉलेंटरी कोई काम किया हो, मतलब किसी के बिना बोले उस वॉलंटरली किसी इंसान ने काम किया हो और बाद में दूसरी पार्टी प्रॉमिस करे कि मैं ना तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, तो ये एक प्रॉमिस वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये ए का घर था। ठीक है, ए तब प्रेजेंट नहीं था, तो बी आया और बी ने उसका घर बचाया, तो ए ने बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा क्योंकि तुमने मेरी घर बचाया, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक डेब्ट लिमिटेशन पीरियड विच इज़ 3 इयर्स के, अगर 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड के बाद टाइम बार्ड हो जाए और डेब्टर रिटर्न और साइन प्रॉमिस करे कि मैं ये डेब्ट चुका दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 4 साल पहले 5,000 रुपये लिए थे, तो अगर ए ये लिख दे कि आई विल पे यू द डेब्ट, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और लास्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट्स, जिसमें है नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। जब एक गिफ्ट एक कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, जब एक गिफ्ट होता है, वंस गिफ्ट दे दिया, कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। तो इस पूरी स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन कुछ पाने के बाद बदले कुछ देना होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ लॉफुल। आगे जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें आएगा लॉफुल कंसिडरेशन, ये वो, इवन इन प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये सब इसमें क्या होता है कि आप कुछ पाने के लिए बदले कुछ और उसको देते हो। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी भी हुआ हो वैलिड होता है। और सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इस सेक्शन 2D के,
जिसमें बिना कंसिडरेशन के कौन कौन से वो वैलिड है, विच इज़ रिटन प्लस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस का रिवॉर्ड, रिटन प्रॉमिस की टाइम बार डेप्ट, और कंप्लीटेड गिफ्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एसेंशियल पे आते हैं विच इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन 23 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट तब अनलॉफुल होता है जब लॉ उसे फॉरबिड करता है, वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, ठीक है, वो फ्रॉडुलेंट हो, वो इंजरियस टू पर्सन या प्रॉपर्टी हो, दैट इज़ किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को हार्म करे, इमोरल हो, ठीक है, या पब्लिक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलते हो मैं तुम मेरे को 1 लाख रुपए दो और मैं तुम्हें एक AK-47 दूंगा, तो इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, AK-47 ही इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ठीक है, मतलब कि द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी इलीगल और एक्सप्रेसली वॉइड। ठीक है, इसका मतलब और अग्रीमेंट लॉ के हिसाब से वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो सेक्शन 10 की ये लास्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहला सेक्शन हम 29 पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज़ एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कुछ एप्पल दूंगा, ठीक है, और सामने वाले ने हाँ में भी बोल दिया, तो ये कुछ कितना है ये अनसर्टेन है, तो इस वजह से ये void हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। देन वी कम टू सेक्शन 36 which is agreements contingent on impossible acts। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा अगर तुम किसी डेड पर्सन से शादी कर लो, तो ये एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एग्रीमेंट कंटिजेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, तो इसमें भी अवॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 56 हमें ये बोलता है कि मान लो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, तो ये भी वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा अपने साथ, तो ये कैसे फालतू बातें हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए ये वॉइड हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि अग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग, सेक्शन 29 विच मीन्स मीनिंग नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इज वॉइड। इफ सेक्शन 36 में लिखा है इफ एन एग्रीमेंट डिपेंड्स ऑन अ इम्पॉसिबल इवेंट, तो भी वो वॉइड हो जाएगा। और अगर लिखा है सेक्शन 56 में इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल इटसेल्फ, कि मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा, तो कोई भी वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस लेक्चर के विच इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, ये लास्ट एसेंशियल है कि पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए कि एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली या सोशल एग्रीमेंट नॉर्मली इन्फोर्सेबल नहीं होते, यही लिखा पार्टी मस्ट इंटेंड द एग्रीमेंट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, केस बैलफोर वर्सेस बैलफोर में क्या था कि हस्बैंड ने वाइफ को मंथली मनी देने का प्रॉमिस किया था, तो कोर्ट ने कहा ये घर का पर्सनल अरेंजमेंट है, कोई लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस था मेरिट वर्सेस मेरिट का, कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे लेकिन रिटन प्रॉमिस था, तो कोर्ट ने बोला इंटेंशन क्लियर था और रिटन में है तो ये इन्फोर्सेबल है। बिजनेस एग्रीमेंट्स नॉर्मली ऑलवेज लीगली बाइंडिंग होते हैं, यही चीज़ इसमें लिखी है पार्टीज मस्ट इंटेंड द अग्रीमेंट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल। फैमिली और सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल क्योंकि ये फैमिली अरेंजमेंट था, बट सम केसेस में इंटेंशन क्लियर होता है, जैसे इसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे और रिटन अग्रीमेंट था कि वो पैसे देगा, तो ये बात इंटेंशन इसमें क्लियर हो रही है, तो ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। और बिजनेस एग्रीमेंट्स जनरली डू क्रिएट लीगल इंटेंशन, मतलब ये लीगली बाइंडिंग होते हैं बिजनेस एग्रीमेंट। सो ये पूरा ब्रेक डाउन था सेक्शन 10 का। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो वीडियो में, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो या मेरे समझाने में कमी हुई हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और टॉपिक्स कवर करेंगे। मैक्स टू मैक्स मैं इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगी कि एग्ज़ाम के पहले ये देखने में इट शुड बी वेरी कन्वीनियंट और आप आराम से अपने एग्ज़ाम्स में पास कर पाओ। थैंक यू सो मच।